वेलकम बैक टू इको मंथन। आज का जो वीडियो है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस है जैसे कि एमएसएमई, लियोनटिफ कीन्स और जो कि आईएमएफ के ऊपर हैं, उनके ऊपर एक कुछ क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो कि है बहुत छोटा सा सेशन है। इसमें हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी एमएसएमई के संशोधित मानदंडों के बारे में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है? यदि संयंत्र और मशीनरी में निवेश 2.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है तो किसी उद्यम को सूक्ष्म उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्या ये सही है? मध्यम उद्योग वह है जिसका कारोबार 50 करोड़ है। छोटे उद्यम का निवेश 10 करोड़ तक की सीमा होती है। एक सूक्ष्म उद्यम वह होता है जिसका कारोबार 10 करोड़ तक के होता है और छोटे उद्यम का कारोबार 100 करोड़ की सीमा होती है। देखो, ये डी और ई तो बिल्कुल सही है कि जो छोटे छोटे जो उद्यम होते हैं उनकी जो निवेश की सीमा होती है वो 10 करोड़ होती है। कारोबार की जो उद्यम की सूक्ष्म उद्यम जो होता है उसका कारोबार 10 करोड़ रुपए तक के होता है। उसका जो कारोबार है 10 करोड़ तक के होता है। ठीक है, 10 करोड़ तक के होता है। और जो छोटे उद्यम की जो कारोबार सीमा होती है वो 100 करोड़ की होती है। जो सूक्ष्म उद्यम है उनका जो कारोबार 10 करोड़ का होता है, सूक्ष्म उद्यम का 10 करोड़ का, और छोटे उद्यम हैं उनकी कारोबार की सीमा जो होती है वो 100 करोड़ की होती है। और मशीनरी लगी होती है उनका जो निवेश है वो जो सूक्ष्म उद्यम के रूप में जो वर्गीकृत किया गया है वो 2.5 करोड़ रुपए। पहले कम था लेकिन अभी 2.5 करोड़ कर दिया गया है इसको। यदि संयंत्र और मशीनरी में निवेश 2.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है तो किसी उद्यम को सूक्ष्म उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 2.5 करोड़ तक के है तो उसको सूक्ष्म उद्यम तक के कहा जाता है। और सूक्ष्म उद्यम का कारोबार कितने का होता है? 10 करोड़ तक के का होता है। और जो छोटे उद्यम या लघु उद्यम हैं उनका कारोबार सीमा होती है 100 करोड़ की। ठीक है, मध्यम उद्यम वह होता है जिसका कारोबार 50 करोड़ की नहीं भी बढ़ा दिया गया है। एक छोटे उद्यम की निवेश सीमा 10 करोड़ तक की होती है। छोटे उद्यम की निवेश सीमा 10 करोड़ तक की नहीं होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी आंसर सही। ए, डी और ई। जो मशीनरी में निवेश 2.5 करोड़ तक के होता है तो वो सूक्ष्म उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। एक सूक्ष्म उद्यम वह होता है जिसका कारोबार 10 करोड़ रुपए तक के होता है और लघु उद्यम का कारोबार होता है 100 करोड़ तक। अब सेकंड क्वेश्चन है कि डब्ल्यू लियोनटिफ उनका कौन सा मॉडल था? इनपुट आउटपुट मॉडल जो कि किसने दिया था? लियोनटिफ ने। और इनका इनके आगे का जो वो किया था, किसने किया था? इनको आगे बढ़ाया था किसने? हॉकिंस साइमन की जो शर्तें हैं उसमें लियोनटिफ का जो मॉडल था उसके आगे की बात कही गई थी। इनका मॉडल जो कहता था उसका मतलब उसके आगे की जो बात थी वो हॉकिंस साइमन की शर्तों में भी बताई गई थी। ठीक है, कि हॉकिंस साइमन की शर्तें कहती थी कि जो आई माइनस ए है वो धनात्मक हो सकती है और शून्य भी हो सकती है लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकती। और लियोनटिफ का मॉडल क्या है? आई माइनस ए -1 है ना, यहाँ पे -1 है। वो -1 को नहीं मानते थे हॉकिंस साइमन। आई माइनस ए जो इनपुट आउटपुट मॉडल था लियोनटिफ का था। ये इनपुट आउटपुट मॉडल है किसका? लियोनटिफ का। और ये जो धनात्मक और शून्य हो सकता है ये हॉकिंस साइमन के सकते हैं। इसका आगे का वर्जन था ये। जॉन टिनबर्गन इन्होंने दिया था परीक्षण मूल्य। और कीन्स का उपभोग फलन, कंजप्शन फंक्शन। जोसेफ ब्रांड सजातीय मूल्य उत्पादों के साथ मूल्य प्रतिस्पर्धा, जोसेफ ब्रांड। इसके बाद है कर की घटना, टैक्स इंसिडेंट के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, इसमें तो दे दिया गया, चलो ठीक। कर लगाने से कीमत बढ़ जाती है और मात्रा कम हो जाती है। बिल्कुल, कर लगाने से कीमत बढ़ जाती है और मात्रा कम हो जाती है। नहीं, कर लगाने से
कौन सा कथन सही नहीं है? यदि कर एकाधिकारवादी बाजार में लगाया जाता है तो कर वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य वृद्धि कम हो जाएगी। यदि मांग बेरोजगार है जबकि आपूर्ति लोजदार है तो कर से बचने और विक्रेता के पास बड़ा हिस्सा छोड़ने की बेहतर स्थिति होती है। ये सही है, ये भी सही है। एक इकाई कर आपूर्ति अनुसूची के में एक समानांतर ऊपर की ओर बदलाव के माध्यम से प्रवेश करता है। ये भी सही है। फर्स्ट गलत इसलिए है क्योंकि हमेशा प्राइस के बढ़ जाने से मात्रा कम नहीं होती। ये डिमांड और सप्लाई के जो पर डिपेंड करता है। डिमांड और सप्लाई कैसी है उस पर है कि टैक्स बढ़ाने से कीमत पर क्या असर हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई पे। इसलिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट है वो गलत हो जाएगा कि जो कर लगाने से कीमत बढ़ जाती है, मात्रा कम हो जाती है। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि कर लगाने से, जो टैक्स लगाने से कीमत तो बढ़ गई, लेकिन डिमांड और सप्लाई के ऊपर वो होता है कि जो मात्रा वो मात्रा कम होगी नहीं होगी, डिमांड और सप्लाई के ऊपर होगा। इसलिए ये इसको गलत माना गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में IMF के दीर्घकालीन चरित्र के भुगतान संतुलन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सदस्य के संरचनात्मक सुधारों का समर्थन करने के लिए विस्तारित निधि सुविधा EFF की स्थापना हुई थी? तो जो IMF ने EFF की स्थापना 1999 ये हुआ था। IMF के दीर्घकालीन चरित्र भुगतान की कठिनाइयों को दूर करने के लिए 1974 में EFF की स्थापना हुई थी। EFF की स्थापना 1974 में हुई थी। जो EFF है उसको IMF ने 1974 में जो BOP की जो प्रॉब्लम है, जो भुगतान संतुलन की जो समस्या थी, उसको सॉल्व करने के लिए किया था। इसके बाद है सतत विकास लक्ष्यों के SDGs में कौन से सही हैं? तो जो 7 है वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा, ये सही है। 10 जलवायु कार्रवाई, ये गलत है, 10वें में नहीं आएगा। असमानता में कमी, ये भी नहीं आएगा। जल के नीचे जीवन, ये, और भूमि के नीचे पर जीवन, ये भी दोनों सही है। तो मतलब A, D और E सही है।